विजुअलाइज हम लोग करते हैं इस अंदाज में, जिसमें एक तरफ आपके होते हैं एड्रेसेस और दूसरी तरफ आपके होते हैं कंटेंट्स। कंटेंट्स वो वाला पार्ट है जहां पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के वो वाले प्रोसेसेस आके अपलोड होते हैं जिनको इस्तेमाल करना होता है। और यहाँ पे आते हैं आपके एड्रेसेस। अब एड्रेसेस किस तरह के होते हैं? एंड दे कीप ऑन गोइंग लाइक दिस, कॉन्टिगुअस सेल्स होते हैं ये सारे के सारे, ठीक है। एक के बाद दूसरा बड़ा एक सीक्वेंस में इनके एड्रेसेस चल रहे होते हैं, मतलब यहाँ पे लिखे होते हैं ये 0 1 2 एंड चलता जाएगा 20 21 22 एंड इस तरह से ये चलता जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से चलते जाएंगे। अच्छा, जो की रोल होता है मेमोरी मैनेजमेंट का, मेमोरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का जो की रोल होता है वो ये होता है, बल्कि एक नहीं इसके बहुत सारे रोल होते हैं कि जिस तरह वन ऑफ द थिंग इज टू कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल द प्रोसेसेस दैट आर अपलोडेड इन द मेन मेमोरी। वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हर एक प्रोसेस, ठीक है, ये बात की नहीं। यू गाइज शुड नो दैट प्रोसेस किसको बोलते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव में एक सॉफ्टवेयर जब या कोई टास्क होता है सॉफ्टवेयर की सूरत में, ठीक है, या किसी कमांड्स की सूरत में, इंस्ट्रक्शंस की सूरत में, उसको प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। और मेन मेमोरी में सिर्फ उन प्रोग्राम्स को लोड किया जाता है जिनको अभी प्रोसेस करना होता है, जिनको प्रोसेसर को अलॉट करना होता है, प्रोसेसर को देना होता है जिनको, तो उन प्रोग्राम्स का नाम तब्दील हो जाता है, उन प्रोग्राम्स को प्रोसेस कहा जाता है। फिर बात समझ आ रही है कि नहीं? और फर्दर ऑन उन प्रोसेस के भी आगे फिर पार्टीशंस होती हैं, ठीक है, वो बाद में पढ़ाऊंगा। एक प्रोसेस के अंदर जो मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस को या उन छोटे छोटे चंक्स को या उन हिस्सों को मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो चीज़ आके मौजूद होती है उसको कहा जाएगा वो प्रोसेसेस हैं। तो इसमें सिर्फ वही प्रोसेसेस अपलोड होते हैं जिनको अभी हमने CPU को अलॉट करना होता है, ठीक है। तो जो मेमोरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है उसका वन ऑफ द की टास्क ये भी है कि वो ये ट्रैक रखे कि जो सॉफ्टवेयर या जो प्रोसेसेस इसमें अपलोड हुए हैं उनका एड्रेस इसको मालूम होना चाहिए, ठीक है, बात के नहीं। इसके अलावा इसको ये भी मालूम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम या कर्नल मोड का वो जितना भी वो जो इस वक्त एग्जीक्यूट करवा रहा है सॉफ्टवेयर, पूरे कंप्यूटर को जो रन करवा रहा है वो कहाँ तक इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, कितना सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का रीजन है इस पूरी मेन मेमोरी में और कितना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का रीजन है इस पूरी मेन मेमोरी के अंदर। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो जो एप्लीकेशन मेमोरी का जो सा रीजन है वहां से एप्स की स्टार्टिंग, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ से लेकर 20 तक अगर ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो कॉन्टेंट्स है करंटली इन यूज वो मौजूद हैं, तो 21 से जो सा है ना क्या चीज स्टार्ट होगी, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगी। यूं समझ लें कि जो यूजर एप्स हैं उनके लिए स्टार्ट एड्रेस कौन से वाला होगा, वो 21 होगा। समझ आ रही है? यूजर एप्स या एप्लीकेशंस हैं उनका जो स्टार्ट एड्रेस होगा वो 0 नहीं होगा, वो क्या होगा, 21 होगा। तो 21 जो सा है वो 21 नहीं बोलेगा, वो बोलेगा भाई ये क्या है, ये 1 है हमारे लिए, ये 2 है, ये 3 है, और ये चलता रहेगा। इन एड्रेसेस को ना रिलेटिव एड्रेस कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको रिलेटिव एड्रेस कहा जाता है। और ये रिलेटिव एड्रेस क्या होता है? इट इज ऑफसेट नंबर ऑफ लोकेशंस अवे। ऑफसेट किसको बोलेंगे? 20 लोकेशंस अवे है ये स्टार्ट एड्रेस से। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब स्टार्ट एड्रेस यहां से था, यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है इसको बोलते हैं एक ऑफसेट कहा जाता है। ऑफसेट यानी कि अकाउंट, एन इंडेक्स, अकाउंट, count number of locations away you will find the application software. Similarly there are multiple applications that are uploaded at one time, ठीक है। सो कुछ मिसाल के तौर पे कुछ एप्लीकेशंस ने फॉर एग्जांपल यहां वाली लोकेशंस को ऑक्यूपाई किया हुआ है इतना, नई एप्लीकेशन जो आई है उसने यहां से ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर दी है। लेट्स से ये लोकेशन नंबर कौन सी थी? 50 थी, मिसाल ले रहे हैं, कौन सी लोकेशन थी? ये 50 थी। बात समझ रहे मेरी कि नहीं? अब यहां से जो ना, नाउ दिस इज द, ये क्या हो जाएगा उसका, ये ऑफसेट कहलाएगा। तो नई लोकेशन जो है ना ये उसका अपना क्या है, अब ये नया रिलेटिव एड्रेस स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला रिलेटिव एड्रेस एप्लीकेशन नंबर 2, प्रोसेस नंबर 2, कितनी लोकेशंस अवे मिलेगा मुझे मेन मेमोरी से?
एक मिला था 20 लोकेशंस अवे, दूसरा मिलेगा 50 लोकेशंस अवे मुझे मिलेगा। बात समझ आ रही है? और इस एप्लीकेशन का फिर यहां से रिलेटिव एड्रेस 1 2 एंड इस तरह से चलता जाएगा। तो इस पूरी चीज की मैनेजमेंट कौन करता है? मेन मेमोरी मैनेज कर रहा होता है। और इसी तरह से वो कोशिश कर मेक श्योर करता है कि दो सेम एड्रेसेस एक ही मतलब सेम एड्रेस दो डिफरेंट एप्लीकेशंस आके ना ऑक्यूपाई कर लें, यानी कन्फ्लिक्ट ना हो जाए। ठीक है, उनको एक दूसरे से बचाने के लिए कि सेम मेमोरी लोकेशंस इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय मल्टीपल रिसोर्सेज, सबको एक अपना अपना डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस अलॉट की जानी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद फर्दर मेन मेमोरी को ऑप्टिमाइज करने के तीन तरीके हैं। पेज मेमोरी मैनेजमेंट है, पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट है, और वर्चुअल मेमोरी है हमारी। ठीक है, पहले जरा मेन मेमोरी की बात करते हैं। द की रोल ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर विल बी टू ट्रैक the key role of memory management software, the key role of memory management software will be to track where in the main memory, to track where in the main memory the program and its data where in the main memory the program and its data, to track where in the main memory program and its data are currently stored, program and its data are currently stored. Memory management softwares track where in the main memory program and its data, where in the main memory program and its data are currently stored. नेक्स्ट इसके बात लिखे जो भी समझाई, ऑल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम कोड्स मूव इन द मेन मेमोरी, ऑल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम कोड मूव्स इन द मेन मेमोरी, all part of the program code moves in the main memory during execution, अच्छा, ये वाला जोन सा है ना, इसको फिजिकल एड्रेस कहा जाता है, जो उसका एक्चुअल एड्रेस है। सही है, जो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो उसको अलॉट करके आगे पास ऑन किया जाता है, और ये जो दूसरे एड्रेसेस है ना, ये तो सॉफ्टवेयर उनको अलॉट करता है। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अलॉट करता है जो रिलेटिव एड्रेसेस होते हैं इनके। ठीक है, all part of the program code moves in the main memory during execution, the memory manager maps all the relative addresses, the memory manager maps, यही पॉइंट इसी का आगे कंटिन्यूएशन है। the memory management manager maps all the relative addresses, the memory manager maps all the relative addresses, in a program to their physical addresses, full stop. Relative addressing uses jump instructions. Relative addressing uses jump instructions in which next address is offset number of locations away. Next address is offset number of locations away. Offset number of locations away from the given address. Offset number of locations away from the given address.
By the way, there could be a formula that can find the physical address of something. If you look at this program, ये physical address है ना, ये निकाला जा सकता है किस तरह से निकाला जा सकता है? रिलेटिव एड्रेस और ऑफसेट से। क्या ख्याल है? तो आप ये लिख सकते हैं कि फिजिकल एड्रेस, आप ये लिख सकते हैं फिजिकल एड्रेस इज इक्वल्स टू, पीछे ही रख दें, फिजिकल एड्रेस इज इक्वल्स टू रिलेटिव एड्रेस प्लस relative address plus start address of program relative address plus start address of program. A memory manager ensures the security of all the processes. A memory manager ensures the security of all processes. A memory manager ensures the security of all the processes. That is, the process must not reference any memory. That is, the process सिक्योरिटी किसको बोलते हैं? यानी कि एक ही जो मेमोरी लोकेशन है, इट मस्ट नॉट बी रेफरेंस्ड बाय मोर देन 2 एप्लीकेशंस. ऐसा ना हो कि एक मेमोरी लोकेशंस को 2 से ज़्यादा, मतलब जिसके साथ उस मेमोरी लोकेशन की कह लेंगे जो ताल्लुक है, सिर्फ वही उस मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई करे. उसके लिए ज़रूरी क्या है? उसको लोकेट करना. ठीक है? That is, the process must not reference any memory location which is used by other programs. That is, शुरू से the memory manager ensures the security of all the processes. That is, the processes must not be, that is, the process must not reference any memory location, must not reference any memory location that is used by other programs. By the way, अगर आजकल की रैम्स के बारे में बात की जाए ना, तो उस रैम में इतनी मेमोरी होती है कि उसमें एक वक्त के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस को आप लोड कर सकते हैं. ठीक है? और पूरा प्रोसेस एक वक्त में तो सॉल्व होता भी नहीं है. उस पूरे सॉफ्टवेयर का पूरे टास्क को जब भी एक एग्जीक्यूशन की जाती है, ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूट करते हुए उसके पहले पीसेस तोड़े जाते हैं. पीसेस, इवन आपका भी जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आप जो चलाते हैं, जो सॉफ्टवेयर आप रन कर रहे होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं, ठीक है, तो पूरी जो गेम होती है, कोड तो उसका बहुत बड़ा होगा, लेकिन जब मिसाल के तौर पे आप जब भागते हैं कोड उस गेम के अंदर, आपका कोई कंसोल या कोई बंदा भाग रहा है, अब पहुंचना उसने मिसाल के तौर पे 600 किलोमीटर बाद में उसने पहुंचना है, तो वो वाली प्रोसेसिंग पहले नहीं स्टार्ट होगी. उसके फौरन बाद वाली जो सी चीज़ है, सिर्फ वही लोड की जाएगी मेन मेमोरी के अंदर. मेरी बात को समझें ज़रा. जैसे मिसाल के तौर पे आजकल कौन सी गेम चल रही है ज़्यादा मार्केट में? इन कौन सी है? लेट्स से मोटो जीपी है. हाँ, चलें फीफा की मिसाल, वो मोटो जीपी की बात कर लेते हैं. मैं मिसाल ले रहा हूँ ना, उसकी बात कर लेते हैं. गाड़ी चलाने वाली की बात कर लेते हैं. फार्मूला 1 की बात कर लेते हैं. बिकॉज आई एम नॉट इनटू दैट मच, मैं गेम में नहीं खेलता हूँ, बट मिसाल के तौर पे वो गाड़ी चल रही है. अब गाड़ी ने मिसाल के तौर पे पिंडी से स्टार्टिंग लिया और इस्लामाबाद उसने पहुँचना है, तो इस्लामाबाद के डेटा को पहले से नहीं प्रोसेस किया जाएगा. अब यहाँ से अगर निकलेगा ना, तो एटलीस्ट वो बहरिया गेट तक की डेटा को पहले से प्रोसेस करेगा. अननेसेसरीली जो फ्यूचर में डेटा आना है उसका प्रोसेस नहीं किया जाएगा. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये ऑन ही है ना, ऑन ही है ना, पता चला ये ऑफ हुआ है. हाँ, तो वो उस अननेसेसरीली फ्यूचर के डेटा को प्रोसेस नहीं करेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट के नहीं? तो इस तरह से ना स्केड्यूल करता है सारे टास्क को. इससे फायदा क्या होता है? मेन मेमोरी भी बड़ी हो गई, और सिर्फ उस प्रोसेस को मेन मेमोरी में लोड किया जो कि करंटली इस्तेमाल में है. अननेसेसरी प्रोग्राम्स को लोड करके आपने रैम को पॉपुलेट नहीं करना.
बात समझ आ रही है? हो सकता है फ्यूचर मतलब पास्ट में एक वक्त ऐसा था जिसमें प्रोग्राम्स को एज अ होल लोड कर लिया जाता था, तो उसके लिए क्या ज़रूरी था, या तो मेन मेमोरी के जितना साइज है प्रोग्राम बहुत छोटे होने चाहिए थे, या मेन मेमोरी को बहुत बड़ा होना चाहिए था ताकि मल्टीपल प्रोसेसेस को बीच में अपलोड किया जा सकता। समझ रहे हैं बात कि नहीं? तो ये एक चैलेंज था, उन्होंने फिर इस चीज़ को और मॉडिफाई किया कि यार बात तो दुरुस्त है, अकल ये बात कहती है कि अभी जिस चीज़ के ऊपर हो सिर्फ वो और उससे थोड़ा सा आगे की चीज़ को प्रोसेस कर लें, बाकियों का ना, क्योंकि वो जरूरत नहीं है, इट विल टेक सम टाइम टू बी लोडेड। इससे मल्टीटास्किंग की उसकी प्रोविजन आ गई थी कि एक वक्त में मल्टीपल टास्क को प्रोसेसर ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? क्योंकि मेन मेमोरी इस्तेमाल हो रही है 1 2 3 4 5 6 प्रोसेसेस के लिए, पहले इस्तेमाल होती थी एक ही प्रोसेस के लिए। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? अब मल्टीपल प्रोसेसेस, बिकॉज आप एक वक्त के अंदर सिर्फ देखें, जिस तरह मूवी की डाउनलोडिंग है, यूट्यूब आप देखते हैं, मिसाल ले रहा हूँ, यूट्यूब में पूरी की पूरी वीडियो जो आपने घंटे की देखनी है, 10 मिनट की देखनी है, पूरी लोड नहीं हो रही है आपके पास, सिर्फ मेन मेमोरी में या बफरिंग में सिर्फ उतना रीजन हो रहा है जो आपने देखना है थोड़ा सा आगे तक, बस। बात समझ रहे? क्यों? क्योंकि जो मजीद जो मेन मेमोरी है या जो यूटिलाइजेशन ऑफ द आईओ रिसोर्सेज कह लें या आपका जो प्रोसेसिंग पावर कह लें, वो सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं अलॉट करनी, ज़रूरत नहीं है ना, ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? उसकी ज़रूरत नहीं है। पास्ट में होता था इस तरह कि जी पूरी लोड कर ली जाती, देखे ना देखे, विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड। क्या ख्याल है? अभी भी इवन अगर आप 1 घंटे की वीडियो देखते हैं और आपने 5 मिनट तक आप पहुंचे, आप कर्सर से उसको टाइम बार को आगे ले जाएं तो थोड़ी देर लगा के वो फेच करेगा उसको कि किस जगह पे आपने क्लिक किया, उसके हिसाब से देखेगा कि ये 25th मिनट की वीडियो डिमांड हो रही है, तो फिर जाएगा उस सर्वर से फेच करके लाएगा और 25th मिनट प्लस 10 सेकेंड्स या प्लस 5 सेकेंड्स, वो जितनी भी कैश मेमोरी है उसके हिसाब से वो ले आएगा उसके अंदर। सो कहने का मतलब ये, इससे सिर्फ एक प्रोविजन मिली थी कि मल्टीपल प्रोसेसेस को एक वक्त में लोड किया जाए। इन मॉडर्न कंप्यूटर्स लिखें, इन मॉडर्न कंप्यूटर्स देयर इज सफिशिएंट मेमोरी अवेलेबल टू लोड, there is sufficient memory available to load several processes in modern computers. There is sufficient memory available to load several different processes into the main memory at the same time. Into the main memory at the same time. ब्रैकेट में लिखे दिस इज नोन एज, ब्रैकेट में लिखना, अगर तो सेम सॉफ्टवेयर्स होंगे तो वो मल्टीटास्किंग हो जाएगी, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होंगे मल्टी प्रोग्रामिंग होगी। वो समझ आ रही है? तो ये दोनों में आती है, मल्टीटास्किंग में भी आती है, मल्टी प्रोग्रामिंग में भी आती है। ठीक है, दिस इज नोन एज मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग। दोनों में फ़र्क आपने समझना है, समझ रहे हैं कि नहीं? मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है कि रैम या आपका जो कंप्यूटर एक वक्त में मोर देन 2 डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स को बैक वक्त रन कर रहा है। ठीक है, और मल्टी टास्किंग क्या है? एक ही सॉफ्टवेयर या एक ही रिसोर्स को मल्टीपल अंदाज में यूज़ किया जा रहा है। जैसे मैं अक्सर औकात कहता हूँ, आप एक ही इंटरनेट से आपने मिसाल के तौर पे 4 डिफरेंट मूवीज़ आप डाउनलोड कर रहे होते हैं एक वक्त के अंदर। ठीक है, तो उनकी जो बिट्स होती हैं वो आके मिक्स नहीं होती। कंप्यूटर हर एक डेटा पैकेट दैट इज कमिंग फ्रॉम द इंटरनेट इज सेग्रीगेटेड, सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बिट्स। जो आप मूवी अल्फा, मूवी बीटा और मूवी सीटा आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो उन तीनों की बिट्स एक दूसरे से क्या हैं? डिफरेंट ही होंगे। ठीक है, दिस अलाउज फॉर डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोग्राम्स, this allows for differentiation between programs loaded into the main memory this allows for differentiation between programs this allows for differentiation between programs loaded into the main memory different programs loaded into the main memory which are segregated
बेस्ड अपॉन पोजीशन या लोकेशन इन द मेन मेमोरी। अच्छा, मेन मेमोरी मैनेजर एक और काम भी करता है कि ये वो प्रोटेक्टेड स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। मेन मेमोरी मैनेजर प्रोवाइड्स protected space for operating system kernel, protected space for operating system kernel अब इसका मतलब ये है कोई भी जगह मेन मेमोरी में वो मुख्तस कर ली जाएगी, अलॉट की कर ली जाएगी। किस काम के लिए? इस काम के लिए। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? इस काम के लिए अलॉट कर ली जाएगी। अब जो फिर उसके बाद जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, मिसाल के तौर पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, वो उसके बाद जो बच जाएगी ना जगह, उसको इस्तेमाल करेंगी। इसकी लाइव एग्जांपल आप लैपटॉप की आप अपनी टास्क मैनेजर में जाके सीपीयू और रैम की सेटिंग्स में देखेंगे तो जितनी भी रैम होगी, ऑल रैम विल नॉट बी अवेलेबल टू यू। अब मोबाइल खोल के चेक कर सकते हैं। सैमसंग मिसाल के तौर पे आप खोलें, डिवाइस केयर में आप जाइए और वहाँ पे आप मेमोरी को जाके उसको क्लीन नहीं करते होते जिस तरह से, अब उसमें से जो अनयूज्ड ऐप्स होती हैं या जो भी कैश मेमोरी में या उसकी बैकग्राउंड ऐप्स ओपन होती है उसको क्लीन करें और देखें। You will be still given with not 100% of the main memory, but let's say 60% of the main memory. तो वो 40% कहाँ पे? अभी तो आपने कोई ऐप ओपन नहीं की भी, तो कुछ तो चल रहा है ना रैम के अंदर। जो कुछ तो चल रहा है वो कौन था? वो काम था जिसकी वजह से you are able to see what is happening in the computer. You are able to open another software. You are able to perform any task. नॉट इवन एप्लीकेशन, इवन इन ऑपरेटिंग सिस्टम आप कुछ भी काम करना चाहते हैं, आप सिर्फ उस हिस्से के मतलब कहने का क्या है, भूल जाएं कि ये हिस्सा आपका है। मिसाल समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आपका कितना हिस्सा है? बोलने में तो ये सारा आपका है, लेकिन ये आपकी यूजेज के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को दे दिया गया है। समझ आ रही बात है कि नहीं? रिमेनिंग किसको दे दिया है? यूजर को दे दिया, लो यार ये इस्तेमाल करो आप। अब इसको यूटिलाइज करना है, और इसकी यूटिलाइजेशन किस तरह की है? 3 डिफरेंट तरीके हैं जिसको वो मेन मेमोरी कहता है कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप ब्रैकेट में इसको ही एक्सप्लेन करने के लिए एक बात लिख लें, ब्रैकेट में एक बात लिख लें, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो कंज्यूम्स पार्ट ऑफ द मेमोरी। अच्छा, ऐसा नहीं होता, याद रखें, ऐसा नहीं होता कि ऑपरेटिंग इन तमाम कंटेंट्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड होगा। कुछ खाली जगह भी होती है इसके अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब कहने का क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम माइट बी सेव्ड ओनली इन दीज लोकेशंस, बट ये क्या कर ली जाएंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किए? ये एम्प्टी किए। क्यों किए होंगे? जरा अकल लड़ाएं। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम खुद भी तो प्रोसेस कर रहा है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनी प्रोसेसिंग के लिए भी तो कुछ एम्प्टी लोकेशंस चाहिए, और वो ऑल टाइम क्या होनी चाहिए? एम्प्टी होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? तो सिस्टम मेक श्योर दैट कि दीज सर्टेन लोकेशंस आर नॉट इन द यूज ऑफ पब्लिक। बेशक ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करे ना करे, लेकिन वो खाली रखनी है उसने। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऊपर वाली क्या कर ली है, ये आ गई है कौन सी वाली? यूज्ड। ये क्या आ गई? एम्प्टी। और नीचे किसके लिए आ गई? ये वाली यूजर के लिए आ गई। अब यूजर इसमें जो दिल करे करता रहे। इंपॉर्टेंट कौन है इस वक्त सिस्टम को चलाने के लिए? ये रेड वाला ऊपर वाला पोर्शन जो सा है। क्लियर हो रही है? और ऊपर वाले रीजन में भी कुछ रीजन ऑक्यूपाइड है, फुली ऑक्यूपाइड, और कुछ है खाली जगह छोड़ी हुई है। खाली जगह क्यों? क्योंकि वो ऐप में जाके मिक्स ना हो जाए। बेसिक फंक्शनैलिटी एंड कह लें कि सेकेंडरी, प्राइमरी फंक्शनैलिटी एंड सेकेंडरी फंक्शनैलिटी, प्राइमरी टास्क एंड सेकेंडरी टास्क। समझ आ रही है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश नहीं करना चाहिए, एप्लीकेशन क्रैश कर जाए।
होता है ना इस तरह से। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? एप्लीकेशन क्रैश करती है, कर जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश नहीं करना चाहिए। तो बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इसका मतलब है प्रायोरिटाइज किसको किया हुआ है सबसे ज्यादा? ऑपरेटिंग सिस्टम को किया, बिकॉज ये तो रूह है ना उसकी। जैसे हम कहते होते हैं कि ये क्या है, ये तो उसकी सोल है उसकी, कि नहीं? ठीक है, तो लिखें अपने पास कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो कंज्यूम्स पार्ट ऑफ द मेमोरी एज इट हैज, operating system also consumes part of the memory as it has its own program modules. Operating system consumes part of the memory as it has its own program modules, comma, the address of the first available memory location, the address of the first available memory location after the operating system modules will be used as the start address will be used as the start address of the first application software will be used as the start address of the first application software. यूजर बोले तो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, देयर आर 3 strategies for allocating main memory. There are 3 strategies for allocating main memory. There are 3 strategies for allocating main memory. Partitioned memory, एक है partitioned memory, paged memory management, ये किसकी तरफ लीड करती है? वर्चुअल मेमोरी की तरफ। ये वर्चुअल मेमोरी की तरफ जाती है। और एक इसके बाद आती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है, इसको बोलते हैं हाई लेवल स्केड्यूलिंग बोलते हैं इसको मैं डिटेल से भी, मतलब सारी डिटेल से करेंगे, लेकिन हाई लेवल स्केड्यूलिंग। अब सबसे पहले जब हम आते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ, अब ये मैंने कहा ना 3 स्ट्रेटजीज हैं मेन मेमोरी को वो करने के लिए, अलॉट करने के लिए। एक पार्टीशन मेमोरी है, नाम से ही जाहिर है मेमोरी के हिस्से बना दिए जाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं? मेमोरी के क्या कर दिए जाएंगे? हिस्से बना। अब इन हिस्सों की भी आगे 2 मिसालें हैं। पार्टीशन मेमोरी की भी आगे फर्दर ऑन 2 ब्रांचेस हैं कि भाई आप फिक्स्ड पार्टीशन आप करें या आप डायनामिक पार्टीशन आप करें। डायनामिक में क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम क्या होगा? तब्दीलियां होती रहेंगी। फिक्स्ड पार्टीशंस में क्या होगा? इतनी लोकेशन बस ऑपरेटिंग सिस्टम की, इतनी एप्लीकेशन फलानी एप्लीकेशन, उतनी फलानी एप्लीकेशन, जो भी करना है उस एप्लीकेशन उसी में करे। तो जो एप्लीकेशन जिनको ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड है ना, फिर उनको मुसीबत पड़ेगी, और जो कम मेमोरी लोकेशन में काम हो सकता था उन्होंने ज़ाया कर देंगी अगर आप फिक्स्ड पार्टीशन मेमोरी आप अलॉट करते हैं। समझ रहे बात क्या नहीं? सो पहले आप पार्टीशन मेमोरी का लिखें। मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू पार्टीशंस।
Memory is divided into partitions. Into partitions with each and each partition might load one or more programs are loaded in each partition. One or more programs are loaded in each partition. Different partitions are used for different types of jobs. Different partitions are used for different types of jobs. Partitions can be of, next point लिखें, partitions can be of, each partition is used for different type of jobs. लिख लिया ये? Different partitions are used for different types of jobs. लिख लिया? Okay. Next लिखें, partitions can be of fixed size or dynamic size. Partition can be of fixed size or dynamic size. Next point लिखें, programs are scheduled when partitions have space for programs are scheduled when partitions have space for whole program. For whole program, बल्कि इसको छोड़ ही दें, इसको ना ही लिखें, बस आगे जो है ना, इसके बाद आप दो कॉलम्स बनाइए, दो कॉलम्स बनाएं, लेफ्ट साइड पे फिक्स्ड पार्टीशन की हेडिंग लिखें, फिक्स्ड पार्टीशन की, और डायनामिक पार्टीशन की हेडिंग लिखें.